नमस्कार दोस्तों, अभितम ऑनलाइन क्लासेस टारगेट यूपीपीसीएस 2021 के इस निःशुल्क बैच में मैं हरीश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की सीरीज़ का हम ये चौथा वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो को देख चुके हैं और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 7 उन नगरीय स्थलों को देखा था जिसको वास्तविक रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों की संज्ञा दी गई है, जिन स्थलों के कारण पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम कुछ अन्य स्थलों को भी देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बस केवल जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको हम देखेंगे और उनसे संबंधित एक या दो मतलब प्रत्येक स्थल से एक या दो स्थल ऐसे हैं जो कि हर स्थल से कुछ ना कुछ विशेषता है, तो उस विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 4th लेक्चर की। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में मांडा। देखिए, हम उन्हीं स्थलों को देख रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जिनसे कुछ संबंधित बातें महत्वपूर्ण हैं, एक या दो प्रत्येक स्थल से है। अगर हम मांडा को देखें तो जम्मू कश्मीर में मांडा है जो कि इस सभ्यता का उत्तरतम स्थल है। इस सभ्यता का उत्तरतम स्थल है। मांडा इस सभ्यता का उत्तरतम स्थल है। ये चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर स्थित जम्मू कश्मीर में मांडा इस सभ्यता का उत्तरतम स्थल है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है तो उसका आंसर होगा मांडा। उसके बाद में हम देखते हैं पंजाब में रोपड़। इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा, इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित स्थल है। रोपड़, इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित स्थल है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही साक्ष्य नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे, नवपाषाण काल में भी। और अक्सर क्वेश्चन बनता है कि किस स्थल से कुत्ते के साथ मालिक के, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया कि मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया। तो मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साथ कहाँ से मिलते हैं? रोपड़ पंजाब से, और नवपाषाण काल में पूछेगा तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, दोस्तों हरियाणा में स्थल है राखीगढ़ी।
यह स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से यह स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इससे पहले मोहनजोदड़ो हुआ करता था और अब राखीगढ़ी है। अभी भी आपको कुछ किताबों में मोहनजोदड़ो मिलेगा, किंतु वर्तमान में आप देखेंगे वर्तमान में राखीगढ़ी हो गया और कुछ समय बाद जो नई किताबें छपेंगी उसमें आंसर भी आपको राखीगढ़ी मिलेगा। फिलहाल आप राखीगढ़ी को याद रखें, मोहनजोदड़ो दूसरा है। राखीगढ़ी के बाद में हरियाणा में एक स्थल है मिथाथल। मिथाथल से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुई। ये फैक्ट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और मिथाथल के बाद में एक स्थल है कुणाल, और प्रत्येक स्थल से एक या दो विशेषताएं तो आसानी से याद हो जाएंगी। कुणाल से मिला है चांदी का बना मुकुट, और उसके बाद हरियाणा से एक जगह है बालू। इस स्थल से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिले हैं, फसली यानी कि फसल के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। और अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य बालू हरियाणा से ही मिला है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। अगर उत्तर प्रदेश में देखें आलमगीरपुर, अगर आपको देखना रहा हो तो हम बोल भी रहे हैं आलमगीरपुर। यह है सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्व में स्थित है। लास्ट बॉर्डर था ये, पूर्वी स्थल है। और यूपी में एक दूसरी जगह है मांडी, जम्मू कश्मीर में मांडा, और यूपी में एक जगह मांडी एक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। और यह इस सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है। नोट कर लीजिएगा, यह इस सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम देखें गुजरात, उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम गुजरात देखें, गुजरात में सुरकोतड़ा एक स्थल है। इसके अतिरिक्त एक है रंगपुर और एक है रोजदी। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले, हाथी के अवशेष का साक्ष्य मिला है। रंगपुर से धान की भूसी, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ज्वार के साक्ष्य मिले हैं, और बाजरा दिमाग में रखिएगा क्योंकि धान की भूसी कई बार पूछी जा चुकी है, बाजरा पूछा जा सकता है। सुरकोतड़ा की अगर बात करें तो सुरकोतड़ा से देखिए हाथी के अवशेष मिले हैं रोजदी गुजरात से, और सुरकोतड़ा से घोड़े का कंकाल या अस्थिपंजर, घोड़े का कंकाल मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कलश शवाधान मिले हैं, कलश शवाधान यानी कि गोलाकार कब्रगाह, कब्रगाह यहाँ से मिले हैं। और यह एक ऐसा स्थल है जिसका ये हम पहले भी बताया हुआ है आपको कि इसका पूर्वी और पश्चिमी टीला, मानिए ये पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला, ये एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत थे। और ऐसी स्थिति हमको लोथल में भी देखने को मिलती है। तो इतनी चीज़ें हम समझते हैं आपकी क्लियर हो गई होंगी।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। हम समझते हैं इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा गुजरात तक हमने देख लिया और गुजरात से आगे है महाराष्ट्र। तो आइए महाराष्ट्र को भी देखते हैं। महाराष्ट्र में दैमाबाद अहमदनगर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर सबसे दक्षिणतम स्थल है। महाराष्ट्र में दैमाबाद अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर सबसे दक्षिणतम स्थल है। देखिए, हमने आपको उत्तर में बताया मांडा, तो ये है मांडा, मान के चलिए ये है मांडा उत्तर में। दक्षिण में दैमाबाद, और ये रख लीजिए यहाँ पर है सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। और पूर्व में है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और ये कुछ इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति में विभाजित था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था सिंधु सभ्यता का। और उत्तर से दक्षिण में इसकी ये वाली लेंथ है, इसकी लंबाई थी 1400 किलोमीटर। और ये जो पूरब से पश्चिम की है ये जगह, इसकी जो लेंथ है वो है 1600। और जो ये वाला भाग है जल वाला, जो कि लोथल के आसपास आप देख रहे हैं ना, बंदरगाह है, पानी वाला जो गुजरात से लगा हुआ इलाका है, तो इसकी जो जलीय सीमा है ये वाली, ये मान लीजिए ये है 1600, ये है 1400, और ये जो जलीय सीमा है ये इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर। अगर सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा पूछेगा तो आंसर होगा 1300 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा लगभग जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे उनसे एक या दो चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको बताई। उसके बाद में अगर हम देखें बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान के लगभग सभी स्थल हमने आपको बता दिए, जिनसे एक या दो चीज़ें जिनकी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान में देखें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थल है बालाकोट, सभी परिचित होंगे बालाकोट। पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा ही बालाकोट, सभी जानते हैं किस लिए अच्छा काम किया था बालाकोट। और उसके बाद में एक स्थल है सूतकांगेडोर। बालाकोट जो था वो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, सीप उद्योग। और ऐसा ही सीप उद्योग एक बलूचिस्तान के बालाकोट में और भारत में लोथल में स्थित था। ये सर्वाधिक पश्चिमी सीमा थी या पश्चिमी स्थल था। ठीक है, बलूचिस्तान में बालाकोट सीप उद्योग के लिए और सूतकांगेडोर पश्चिमी स्थल। और सिंध प्रांत में, अगर हम पाकिस्तान के सिंध की बात करें, सिंध प्रांत में कोट दीजी इस स्थल से पत्थर के तीर
पत्थर के तीर के साक्ष्य मिले हैं। कोटदीज के बाद में एक स्थल है जुदीर दड़ो से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और भारत में स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? धौलावीरा से। और सिंध प्रांत में जुदी दड़ों से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा एक स्थल है आमरी से राइनो यानी कि गैंडा के अवशेष मिले हैं। हाथी के अवशेष रोजदी से, सुतकोड़ा से घोड़े का कंकाल और आमरी से राइनो गैंडा के अवशेष मिले हुए हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम वह स्थल देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके किनारे कुछ जो महत्वपूर्ण, देखिए वैसे तो सिंधु सभ्यता, पूरी हड़प्पा सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया, क्योंकि ये सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास कुछ स्थल प्राप्त हुए। उसके बाद लेकिन ऐसा भी नहीं है, जो अन्य स्थल, क्योंकि बाद में पाया गया कि अन्य जगहों से भी, डैमाबाद महाराष्ट्र में भी वह स्थल मिल रहे हैं, वहाँ प्रवरा नदी है। तो अधिकांश नदियों के किनारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम देख लेते हैं। और इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले हड़प्पा की, इसमें हड़प्पा की बात करें, देखिए हड़प्पा, उसके बाद में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चनहुदड़ो सुतकांगेडोर, भारत में मांडा, उसके बाद में रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी। देखिए हम मैप के हिसाब से चलते हैं तो उसी क्रम में हम लिखते जाते हैं। एक बार आप मैप में इनको याद कर लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी। याद नहीं करना मैप में, बस आपको समझ लेनी है चीज़ें। राखीगढ़ी और कालीबंगा, देखिए हम उसी सीरियल से लिखते जा रहे हैं। पहले हड़प्पा लिखा, फिर पंजाब में फिर मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो, पाकिस्तान में सुतकांगेडोर, फिर भारत में देखो मांडा लिखा, जम्मू कश्मीर में रोपड़, पंजाब में फिर राखीगढ़ी, हरियाणा में कालीबंगा जो है कि राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, उसके बाद गुजरात में लोथल, फिर रंगपुर, देसलपुर भी गुजरात में है, उसके बाद में रोजदी, और उसके बाद महाराष्ट्र में दहमाबाद। और अगर हम हड़प्पा की बात करें तो देखिए ये हो गया आपका हड़प्पा, रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो सिंधु नदी, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। सुतकांगेडोर दशक नदी भी मिलेगा आपको के तट पर है। मांडा भी बताया था, चिनाब नदी के तट पर है। इसके अलावा रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। राखीगढ़ी या कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, और लोथल भोगवा नदी के तट पर है। रंगपुर, देसलपुर, रोजदी ये मादर या
भादर नदी के तट पर मिलेगा आपको, या भादर भी मिलता है कहीं कहीं। और दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ आप एक तरफ लिख लीजिएगा स्थल, यहाँ एक तरफ आप स्थल लिख लीजिए और यहाँ एक तरफ आप नदी लिख लीजिए। इस तरीके से इसको बना लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद इन चीज़ों के बाद अब हम देख लेते हैं कि ये इनका आयात निर्यात का सिस्टम क्या था, ये कहाँ से चीज़ें व्यापार के लिए मंगाया करते थे, या कहाँ से ये चीज़ें प्राप्त किया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सोने की, सोना ये लोग लेते थे कोलार से, और आज भी सोने की खान कोलार में है, जो कि है मैसूर में। सोना कोलार से लेते थे। उसके बाद तांबा ये लोग लेते थे खेतड़ी से प्राप्त करते थे, जो कि है राजस्थान में। आज भी इसलिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, राजस्थान। उसके बाद में टिन, सीसा, टिन, सीसा मंगाया करते थे। टिन, सीसा ईरान व अफगानिस्तान से, टिन व सीसा ईरान व अफगानिस्तान से आता था। और बहुमूल्य पत्थर कश्मीर या काठियावाड़ के क्षेत्र से, और अर्धकीमती पत्थर ये लोग लाया करते थे बलूचिस्तान से। ठीक है, ये कुछ इनके आयात निर्यात की चीज़ें हैं मेन। कभी कभी तांबा टिन ज़्यादातर पूछता है, बाकी चीज़ों को भी जाने रहिए अगर कभी पूछ ले तो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आयात निर्यात के लिए देखिए, आंतरिक व्यापार के लिए यह लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और बाह्य व्यापार के लिए नाव एवं जलपोत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बाह्य व्यापार के लिए नाव या जलपोत का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त इतनी चीज़ें क्लियर हो गई लगभग आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह हो चुकी हैं। स्थल कहाँ से कौन से मिले। इसके अलावा अगर हम देखें हड़प्पा
सभ्यता। नहीं, ऐसे नहीं, एक सेकंड। यहाँ लिखते हैं हड़प्पा कला। अगर हड़प्पा कला को समझें तो देखिए सैंधव सभ्यता के लोगों की कला का प्रदर्शन उनकी मोहरों, मूर्ति, मृदभांड, लिपि, बांट बटखरे आदि से होता है। ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोगों की कला का प्रदर्शन मोहर, मूर्ति, मृदभांड, लिपि एवं बांट बटखरे से होता है। अब इसमें अगर हम मोहरों को देखना चाहें तो देखिए, लिखिए मोहर। देखिए इस सभ्यता के लोगों की कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन उनकी मोहरों से ही स्पष्ट होता है। यह मोहरें विभिन्न आकार एवं प्रकार की थीं। ये विभिन्न आकार एवं प्रकार की थीं, किंतु इनमें सर्वाधिक वर्गाकार और सेलखड़ी निर्मित पत्थर से निर्मित प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के लोगों की कला का यहाँ लिख लीजिएगा, कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन उनकी मोहरों से स्पष्ट होता है। यह मोहरें विभिन्न आकार एवं प्रकार की थीं, किंतु इनमें सर्वाधिक वर्गाकार और सेलखड़ी पत्थर से निर्मित प्राप्त हुई हैं।
सेलखड़ी पर्वत से पत्थर से प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर नहीं, ऐसा नहीं, इसके अतिरिक्त लोथल एवं देसलपुर से, दोनों ही स्थल गुजरात में, लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं, और मोहनजोदड़ो से एक बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। वर्गाकार मोहरों पर पशु व वृक्ष के साथ सैंधव लिपि का भी चित्रांकन मिलता है, किंतु आयताकार मोहरों से सिर्फ, या आयताकार मोहरों में सिर्फ लिपि का ही अंकन है। अच्छा, इस सभ्यता के लोगों की कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन उनकी मोहरों से स्पष्ट होता है। यह मोहरें विभिन्न आकार एवं प्रकार की थीं, किंतु इनमें सर्वाधिक वर्गाकार और सेलखड़ी पत्थर से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। वर्गाकार मोहरों पर पशु एवं वृक्ष के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पशुओं में वृषभ एवं वृक्ष में पीपल के वृक्ष का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, के साथ सैंधव लिपि का भी चित्रांकन मिलता है। पशु में, वर्गाकार मोहरों में पशु में वृषभ और वृक्ष में पीपल का अंकन सर्वाधिक बार मिलता है। उसके बाद हड़प्पा की कुछ मोहरें, हड़प्पा की मतलब हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया, ओमान, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मगन या माकन, तत्कालीन समय के
प्राप्त कुछ साक्ष्य मिले हैं मेसोपोटामिया से, उनमें ओमान को के लिए मगन या माकन का प्रयोग किया गया है। तो हड़प्पा की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया, ओमान, मगन या माकन, बहरीन ब्रैकेट में दिलमुन तथा फारस की खाड़ी में स्थित फैलका से हड़प्पा की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया, ओमान, मगन, माकन, बहरीन, दिलमुन तथा फारस की खाड़ी में स्थित फैलका से प्राप्त हुई हैं। साथ ही मेसोपोटामिया की एक मोहर मोहनजोदड़ो से और फारस की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। यहाँ की मोहरें वहाँ मिल रही हैं और वहाँ की मोहरें यहाँ मिल रही हैं। इससे स्पष्ट है कि हम लोग आपसी टच में थे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मोहर के बाद अगर हम देखें मूर्ति को, एक सेकंड के लिए देखते हैं। आज इस चैप्टर को लगभग ख़त्म करना है हम लोगों को। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो परेशान ना होइएगा, आराम से देखिएगा और अच्छे से जो है कि नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आज की फिर नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। मोहर के बाद अगर हम मूर्ति देखें, मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, मिट्टी एवं धातु से बनी मूर्तियों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियों का निर्माण करते थे, जबकि इस सभ्यता से
पाषाण मूर्ति के साक्ष्य न कि बराबर प्राप्त हुए हैं, फिर भी हड़प्पा से दो एवं मोहनजोदड़ो से 12 पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 12 पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियां घर घर में बनाई जाती थीं। मिट्टी की मूर्तियां घर घर में बनाई जाती थीं। मिट्टी की मूर्तियां घर घर में बनाई जाती थीं और यह लोक कला का एक मिट्टी की मूर्तियां घर घर में बनाई जाती थीं और यह लोक कला का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। देखिए, जैसे आज हम लोग घरों में रंगोलियाँ वगैरह बनाया करते हैं, तो उस समय पर घर घर में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोक कला, जैसे आज की डेट में हम जो है कि रंगोली इत्यादि बनाते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन मृत मूर्तियों में लगभग 70% मूर्तियां पशु एवं पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। जिनमें से पशु के रूप में या पशु की नहीं सबसे प्राप्त हुई हैं। इनमें से प्राप्त हुई हैं। इनमें से सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अर्थात वृषभ, एक श्रृंगी पशु ब्रैकेट में वृषभ तथा पक्षी में गौरैया का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। शेष
30% मृत मूर्तियों शेष 30% मृत मूर्तियों में से अधिकांश मूर्तियां स्त्री मृत मूर्ति, या इस प्रकार लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक प्रयोग हुआ है शेष 30% मृत मूर्तियों, शेष 30% मृत मूर्तियां मानव मृत मूर्ति हैं। शेष 30% मृत मूर्तियां मानव मूर्तियां मानव मूर्ति हैं। शेष 30% मृत मूर्तियां मानव मूर्ति हैं, जिनमें सर्वाधिक स्त्री मृत मूर्तियां हैं। स्त्री मृत मूर्तियां शेष 30% मृत मूर्तियां मानव मूर्ति हैं, जिनमें सर्वाधिक स्त्री मृत मूर्तियां हैं, जो कि इस बात को इंगित करती हैं कि इस सभ्यता के लोगों का समाज, या हड़प्पा सभ्यता का समाज, या इस सभ्यता के लोगों का समाज, या हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। देखिए जाहिर सी बात है स्त्री मृत मूर्तियाँ अधिक मिल रही हैं, तो इससे स्पष्ट है कि वो जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। क्योंकि आगे देखिएगा, अभी हम जब हम आगे वैदिक युग पढ़ेंगे, वैदिक काल को पढ़ेंगे, तो उस समय आप लोग इस बात को देखिएगा कि वहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जब दैवीकरण किया जाएगा, मतलब प्रकृति का जब दैवीकरण किया जाएगा, प्रकृति को जब वह लोग समझ नहीं पाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं को वह लोग जब समझ नहीं पाएंगे, प्राकृतिक क्रियाकलापों को वे लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि प्रकृति का दैवीकरण कर देंगे। और दैवीकरण, पहले प्रकृति का दैवीकरण करेंगे, उसके बाद में उसका मानवीयकरण कर देंगे। मतलब मानव का रूप में देवताओं को, प्रकृति को पूजा करेंगे। और उसके बाद में भी जो देवताओं की संख्या होगी वो पुरुषों की ज़्यादा होगी। स्त्री देवियाँ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, और उनका जो विशेषताएं भी होंगी वो पुरुष देवताओं की अपेक्षा कम होंगी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो वैदिक युग जो था वो पुरुष प्रधान समाज की तरह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सत्तात्मक समाज रहता है, तो वहाँ पर पुरुषों को बल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ भी ऐसा रहा हुआ होता तो पुरुषों की मृत मूर्तियाँ अधिक मिलती, किंतु स्त्री की मृत मूर्तियाँ अधिक मिल रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकार का रहा होगा। इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मूर्ति में इतना हो गया कि स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस मूर्तियों में लगभग 70% मूर्तियाँ। ठीक है, उसके बाद
इसमें है भी थोड़ा सा मूर्ति में। ठीक है, मात्रात्मक तो हो गया था। धातु मूर्ति निर्माण में ये लोग धातु को गलाकर एक निश्चित सांचे में ढालकर मूर्ति का स्वरूप प्रदान करते थे। यह लोग धातु को गलाना एवं ढालना जानते थे। यह लोग धातु को गलाना एवं ढालना जानते थे। इससे यह बात साबित होती है कि इन्हें धातु को गलाने की उत्कृष्ट विधि या हम कहें रसायन विधि का ज्ञान का भली भांति ज्ञान था। तभी तो जो है कि टिन और तांबे को मिलाकर के लोग कांसे का निर्माण करते थे। और धातु मूर्ति ज्ञान था। धातु मूर्ति का उत्कृष्ट प्रमाण या धातु मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की, लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांसे की मूर्ति है। किस प्रजाति की थी? प्रोटोस्टेलॉइड प्रजाति की। ये प्रजाति इसलिए बार बार बताते हैं जब भी इसका नाम आता है कांसे की नर्तकी का, कि सैंदव सभ्यता का मोहनजोदड़ो, अगर जनसंख्या की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। आज भी क्षेत्रफल में राखी गढ़ी हो गया है वो। और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगभग 35 से 40 हज़ार जनसंख्या थी, जिसमें जो जनसंख्या थी वह सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। मतलब कि जैसे कि नाग नक्शे के आधार पर जो जातियों का मतलब वर्गों में डिवीज़न किया गया, तो उसके आधार पर जो कंकाल मिले हैं उनके अध्ययन से ये बात प्रमाणित हुई है कि सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति की लोग मोहनजोदड़ो में रहते थे। किंतु वहाँ से जो डांसिंग गर्ल मिल रही है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो किस प्रजाति की है? प्रोटोस्टेलॉइड प्रजाति की, याद रखिएगा। अगर मृदभांड की हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें मृदभांड की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लिख लेंगे, शायद पहले बताया भी हो हमने, कि सैंदव सभ्यता, लिख लीजिए, सैंदव सभ्यता के लोग मिट्टी
एवं धातु के मृदभांड का निर्माण, मृदभांड सैंद्र सभ्यता के लोग मिट्टी एवं धातु के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यह चाक निर्मित व हाथ निर्मित, ये चाक निर्मित, चाक से भी बनाए जाते थे मिट्टी के, हाथ से भी बनाए जाते थे। चाक और धातु के तो वही गला करके जो निश्चित सांचे में डालकर, हाथ निर्मित सैंद्र सभ्यता के लोग मिट्टी एवं धातु के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यह चाक निर्मित एवं हाथ निर्मित एवं है यहाँ पर, ठीक है, एवं हाथ निर्मित थे। यह लाल एवं गुलाबी, ये लाल एवं गुलाबी रंग के बने होते थे। मतलब इन पर जो रंग पेंट किया जाता था, जो प्रयोग किया जाता था, वो लाल एवं गुलाबी रंग होता था। और काले रंग से लिख लीजिए, हम इनको बोल नहीं रहे, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं। काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती थी, पुष्पाकार आकृतियां बनाई जाती थी। बस इतना ही मृदभांडों में है, ठीक है। मृदभांड पुष्पाकार आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां इसमें बनाई जाती थी, और ये जो है कि लाल एवं गुलाबी होते थे और काले रंग से प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार अगर हम लिपि को देखें तो लिपि में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। लिपि में देखिए सैंद्र सभ्यता की लिपि लिख लीजिए। सैंद्र सभ्यता की लिपि लिख लीजिए। सैंद्र सभ्यता बोल दे रहे हैं। सैंद्र सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक, भावचित्र मतलब भाव ऐसा आता है उसे देखने में कि कुछ चित्र बने हुए हैं, समझ में नहीं आता इसलिए तो पढ़ी नहीं गई आज तक। बिल्कुल चित्रों का अंकन लगता है, एक चित्रों को एक सिरे से सजा दिया गया। तो सैंद्र सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक प्रकार की लिपि है। इससे वेस्ट्रोफेदम, गौमूत्रिका, हलावर्त ऐसे लिखा जाएगा, हलावर्त, ठीक है, हलावर्त, गौमूत्रिका, हलावर्त आदि नामों से पहचाना जाता है। इस लिपि में मूलतः 64 अक्षर हैं। 64 अक्षर हैं। इन अक्षरों का प्रयोग करके ही 400 से 500 तक अक्षर बनाए गए हैं। 400 से 500 इस लिपि में जो मूल अक्षर हैं वो 64 हैं। और इन जैसे कि हम देखते हैं ना, रोमन ABCD पढ़ते हैं ना, तो रोमन कितने हैं, 64 हैं। और जो है कि इसी प्रकार यहाँ पर 64 हैं, और उससे जो है कि 400 से 500 तक अक्षर बनाए गए हैं। और सर्वाधिक एक U आकृति का, इंग्लिश के U आकृति के चित्र का सर्वाधिक बार इस लिपि में प्रयोग हुआ है। और मछली के चित्र का, अगर वैसे पूछा जाए तो मछली के चित्र का सर्वाधिकार प्रयोग किया गया है, ठीक है। बस इतना ही है। और अगर बांट बटखरे की बात करें, बांट बटखरे, तो इसमें लिख लीजिए बांट बटखरे, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें लिख लीजिए यह लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यह लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुए हैं। यह 16 के गुणक में होते थे। इनका प्रयोग होते थे इन्हें बनाने में। यह चट पत्थर होते थे। यह चट पत्थर, बस ऐसे ही इनको लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चट पत्थर एवं घन आकार के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बांट बटखरे ये लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ये चट पत्थर एवं
घन आकार के होते थे और यह लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुए और 16 के गुणक में होते थे। तो बांट बटखरे को लेकर के इतनी चीज़ें लगभग मैं समझता हूँ आपकी ये हो गया आपका हड़प्पा कला। इसके बाद अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता के पतन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ। आप लोग भी गर्म पानी पीते रहिए, फायदेमंद है इस समय। हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन। चलिए यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन लिखिए। समृद्धि, विशिष्टता एवं विविधताओं का, समृद्धि, विशिष्टता एवं विविधताओं का समाप्त होना ही पतन कहलाता है। समृद्धि, विशिष्टता एवं विविधताओं का समाप्त होना ही पतन कहलाता है। यह सभ्यता अपने विख्यात विशेषताओं, ऐसी विशेषताएं जो विश्व भर में विख्यात थीं, विख्यात विशेषताओं के पश्चात लगभग 1900 ईसा पूर्व तक आते आते अपने वास्तविक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण, अपने वास्तविक 1900 ईसा पूर्व तक आते आते अपने वास्तविक स्वरूप है यहाँ पर, ठीक है, वास्तविक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को खो दिया। 1900 ईसा पूर्व तक आते आते अपने वास्तविक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को खो दिया। देखिए, समृद्धि, विशिष्टता एवं विविधताओं का समाप्त होना ही पतन कहलाता है। इस सभ्यता ने
यहाँ लिख लीजिए, इस सभ्यता ने अपनी विख्यात विशेषताओं के पश्चात लगभग 1900 ईसा पूर्व तक आते आते अपने वास्तविक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को खो दिया। जैसे महत्वपूर्ण अंश क्या हैं? जैसे टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, इसलिए विख्यात थी ये। 18वीं सदी का पेरिस और लंदन भी ऐसा नहीं था जैसा नगर नियोजन, स्वच्छता, नगर नियोजन, स्वच्छता, लिपि, मापतोल में एकरूपता, नगर नियोजन, स्वच्छता, लिपि, मापतोल में एकरूपता, ईंटों की बड़ी मात्रा में संरचना, नगर नियोजन, स्वच्छता, लिपि, मापतोल में एकरूपता, ईंटों की बड़ी मात्रा में संरचना आदि। और 1750 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता समाप्त हो गई। और 1750 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? यह विद्वानों के हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? यह विद्वानों के मध्य उतना ही विवादित प्रश्न है जितना कि इस सभ्यता के उद्भव को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद लिखिए, विचारों के बीच मतभेद है, किंतु फिर भी कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें देख लेते हैं। देखिए, एक मत है बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा कौन कहते हैं? लिख लीजिए, ऐसा कहते हैं जॉन मार्शल। देखिए, जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो 7 वर्ष डूबा एवं बसा था। मेके के अनुसार, आप लिखते चलिए, हम बोल रहे हैं। मेके के अनुसार चनूतड़ो बाढ़ से डूबा था। और एस आर
SR राव के अनुसार लोथल भी बाढ़ से ही डूबा था। इसके बाद में बाढ़ हो गया और महामारी ऐसा कहते हैं, KUR कैनेडी महोदय महामारी को बताते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। देखिए, सॉरी, अकाल या सूखा, अकाल या सूखा। अकाल या सूखा में डीपी अग्रवाल एंड MR मुगल, इसी प्रकार MR मुगल इसी प्रकार पारिस्थितिकीय, देखिए कितनी पुरानी समस्या रही है, पारिस्थितिकीय के परिवर्तन की अगर बात करें तो इसमें है आपका फेयर सर्विस। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बस यही है, बाढ़ जॉन मार्शल में के SR राव के अनुसार लोथल, KUR कैनेडी महामारी, मलेरिया से इनका कहना है। उसके अलावा अकाल, सूखा जो है कि सूखा के लिए DP अग्रवाल और जो है कि MS मुगल, और परिस्थितिकीय परिवर्तन फेयर सर्विस इसके जो है कि विषय में कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए एक है महत्वपूर्ण कारण आर्यों का आक्रमण, ये अक्सर पूछा जाता है, आर्यों का आक्रमण, इसके विषय में लिख लीजिए, बोलते रहे ऐसी, आर्यों का आक्रमण। रामदास चंद्र ने सर्वप्रथम ऐसा कहा था। इसके अलावा जॉन मार्शल ने भी इसका समर्थन किया बाद में। बाढ़ वाला तो है ही इनका कॉन्सेप्ट, बाकी इसका भी सर्वस किया। और व्हीलर ने जो है कि आर्यों के आक्रमण को सैन्य सभ्यता के पतन का कारण माना। इसमें व्हीलर के विषय में थोड़ा सा लिखा देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा। व्हीलर के विषय में जो है कि लिखा देते हैं। देखिए, व्हीलर आर्यों का आक्रमण, ये एक्चुअल में आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित भी है। कभी कभी आर्यों का आक्रमण मेंस में भी जो है कि पूछ लिया जाता है, तो जो है कि जलवायु परिवर्तन वाला भी है, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस हैं। फिर जलवायु परिवर्तन वाला भी जो है कि मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वो वहाँ लिखा देंगे। फिलहाल ये वाला जो है कि आपको बता रहे हैं, जब आप मेंस करेंगे तो वहाँ चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगर हम आर्यों के आक्रमण में व्हीलर को देखें तो व्हीलर के विषय में आप लिख सकते हैं, व्हीलर। ठीक है, व्हीलर महोदय ने सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। इनके अनुसार
आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, इनके अनुसार आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हो गया। व्हीलर महोदय ने इसके लिए, व्हीलर महोदय ने, लिखते जाइए, व्हीलर महोदय ने इसके लिए साक्ष्य के रूप में साहित्यिक स्रोतों एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का भी प्रयोग किया है। और साहित्यिक स्रोत के रूप में इन्होंने ऋग्वेद में, लिख लीजिए आप लोग, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द पुरंदर, पुरभिद जैसे शब्दों, पुरंदर व पुरिद जो कि इंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं जैसे शब्दों, और पुरंदर का अर्थ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दुर्गों का नाश करने वाला, दुर्गों का नाश करने वाला, किलों का नाश करने वाला, दुर्गों का नाश करने वाला, तो ऋग्वेद में पुरंदर पुरविद जैसे इंद्र के लिए प्रयोग शब्दों के साथ ऋग्वेद में उल्लेखित एक शब्द हरियूपिया की तुलना हड़प्पा से की है, और साथ ही इसने, यानी कि व्हीलर ने, इसने मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 नरकंकालों को आर्यों द्वारा किए गए नरसंहार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु यह मत विभिन्न इतिहासकारों ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 नरकंकाल एक ही समय अवधि परीक्षण उपरांत यह सिद्ध हो गया कि यह नरकंकाल एक ही समय अवधि के न होकर अलग अलग समय अवधि के हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह किसी भयंकर नरसंहार को इंगित नहीं करते हैं। और साहित्यिक साक्ष्यों से भी यह स्पष्ट है कि आर्यों का भारत में आगमन किसी भी दशा में 1500 ईसा पूर्व से पहले का नहीं माना जा सकता। इससे स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति के मध्य लगभग 250 वर्ष का एक लंबा समय अंतराल दिखाई पड़ता है, जिससे ये स्पष्ट है कि आर्यों के आक्रमण को सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण नहीं माना जा सकता। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम निष्कर्ष के रूप में 2 लाइन में कहना चाहें तो देखिए, इतना कह सकते हैं कि किसी भी सभ्यता, चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए, कि किसी भी सभ्यता का उद्भव एवं विकास एकाएक नहीं हो सकता। ना तो सैंधव सभ्यता का विकास एकाएक हुआ और ना ही उसका अंत एकाएक हुआ है। तो इसी प्रकार किसी भी सभ्यता का विकास या उद्भव या अंत एकाएक नहीं हो सकता। इसी प्रकार सैंधव सभ्यता के अंत में भी कोई एक कारण निश्चित रूप से एक कारण से इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ होगा, बल्कि इस सभ्यता के विनाश होने में या पतन होने में विभिन्न कारणों की अपनी अपनी भूमिका रही होगी, और एक ही समय अवधि में भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि देखिएगा, सूतकांगेडोर यहाँ है, मांडा यहाँ है, दैमाबाद यहाँ है, सोतका कुआ यहाँ है, आलमगीरपुर वहाँ है। कैसे सब जगह जो है कि एक ही समय अवधि में हो सकता है। मानिए अगर बाढ़ आ गई, बहुत से विद्वानों ने कहा बाढ़ से हो गया, तो क्या सब जगह बाढ़ एक साथ आ गई? संभव नहीं है ना। कहाँ दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर, कहाँ जो है कि चिनाब नदी के तट पे मांडा, अगर चिनाब नदी में बाढ़ आ रही है तो उसका रीज़न गोदावरी नदी या प्रवरा नदी से उसका क्या संबंध, बताइए? कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नहीं है। हम इस बात को सोच सकते हैं। और अगर मानिए
परिस्थिति के असंतुलन हो रहा है। तो भोपाल गैस कांड आपको पता होगा, इतनी बड़ा गैस कांड हुआ था उस युग में, तो शायद कितने भी आधुनिक थे सिंधु सभ्यता में, शायद ऐसी गैस तो कोई ना रही होगी। इतनी गैस तराई हुई थी, तो कहाँ पूरा भारत में उसका असर, तो भोपाल में एक भारी मात्रा में नुकसान हुआ, देश में नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि परमाणु बम भी जापान पे गिरा था तो जापान पूरा का पूरा खत्म हो गया। और मैं समझता हूँ परमाणु बम जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं रही होगी सिंधु सभ्यता के लोगों के पास में। तो इससे स्पष्ट है कि कभी भी ये पूरी की पूरी सभ्यता एक साथ में समाप्त नहीं हो सकती, और ना ही एक साथ जो है कि साथ में किसी सभ्यता का विकास होता है। क्रमिक विकास के दौर से ये सभ्यता बनी थी। धीरे धीरे यहीं के देसी ग्रामीण लोगों ने इस संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को धीरे धीरे विकसित करते हुए एक नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित किया था। और फिर वो विभिन्न कारणों से, कई अलग अलग कारण रहे होंगे उसके, और कॉन्सेप्ट जब आप मेंस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे कितने भी संकुचित थे, अगर इसका नेगेटिव, अगर आपसे नकारात्मक रूप से विवेचना करने के लिए क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का अंत के पीछे क्या कारण रहे होंगे, उसकी जो है कि विवेचना कीजिए। और अगर उससे आपको नकारात्मक कारण अगर बतलाने को कहा जाता है तो आप देखिए कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मानसिकता थी वो एक संकुचित मानसिकता थी। वो जो है कि एक बार एक प्रोग्राम उन्होंने बना दिया तो अगले 500 साल तक वही चलता रहा, उसमें कोई भी विकास नहीं देखना। मतलब एक बार देख लिया कि घर के दरवाजे जो है कि गली की ओर खुल रहे हैं तो उसी ओर खुल रहे हैं, ठीक है, घरों में कुएं हैं तो वही चीज़ें हैं, रास्ते कहीं से पक्के नहीं मिल रहे, चाहे कितनी, अगर देखिए अगर आपको नकारात्मक उसके विषय में बोलना है तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है, भले ही ये नगरीय सभ्यता थी लेकिन कहीं पर भी राजमार्ग मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन वह भी कच्चा है। चौड़ाई भले अच्छी है, समकोण पर काट रहा है, ग्रिड पद्धति में बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, लेकिन उस सबसे बड़ी अगर आप आलोचना करेंगे सिंधु सभ्यता की नगरीकरण की तो यही है कि वहाँ की जो सड़कें हैं वो किसी भी हालत में आपको जो है कि पक्की करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। मोहनजोदड़ो के अंदर जहाँ 35 से 40 हज़ार जनसंख्या का अनुमान लगाया गया, जहाँ 2 से 3 मंजिला भवन मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सड़कों को पक्का करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बताइए बरसात के दिनों में वहाँ क्या स्थिति रहती होगी। तो कहीं ना कहीं ये पतन की ओर ही तो हैं, जो है कि स्पष्ट संकेत हैं कि थोड़ी सी अगर बाढ़ आ गई तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। पानी, चाहे आपकी जल निकासी व्यवस्था कितनी अच्छी हो, अगर आपकी सड़क अच्छी है और अगर वो एक दलदल का स्वरूप ले लेती है तो फिर उसके बाद में आपकी नालियों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार से हाँ, कहीं कालीबंगा में थोड़े बहुत साक्ष्य जरूर मिले हैं, सड़कों को पक्का करने का एक प्रयास किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार की कई कमियों के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो वैदिक युग का देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का लगभग कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ रहा बचा होगा तो चिंता ना कीजिए, अभी वीकली हम कुछ समय बाद टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, मतलब कुछ पेपर आपको दिया करेंगे PDF के रूप में, और उसमें अगर कुछ क्वेश्चन छूटा होगा तो वह सब कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए इसी के साथ में आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज मुझे ये ख़त्म करनी थी। सिंधु सभ्यता बहुत दिन से चली आ रही थी, तो आज इसका जो है कि हमने पतन के साथ में ख़त्म कर दिया। कल से वैदिक युग में प्रवेश करेंगे, एक नई संस्कृति, नया समाज और नई चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।